हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे के लिए अब चालू हो गए थे लेक्चर केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के, आप सभी के कहने पर, आप सभी की भारी डिमांड पर। और पहला एक लेक्चर पढ़ चुका था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने, जितने बच्चे लगातार हम लोगों से जुड़े हैं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, वो सब भी इसका लाभ उठा सकें। और आप सभी ने उम्मीद करते हैं कि ये पहला लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और उसको लर्न भी कर लिया होगा। वैसे तो उम्मीद यही कराते हैं कि आप लोगों को जब लेक्चर पढ़ता है तो हम आपको सामने याद करा दें, आपको देखते देखते लर्न हो जाए। फिर भी आप लगातार रिवाइज करते रहें, जिससे आपको क्या हो, लर्न बना रहे। अब देखो, आज हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ की बात कर ली थी हम लोगों ने। पदार्थ को आप लोगों ने समझा कि पदार्थ क्या होता है, तो आपको बताया था कि पदार्थ क्या होता है। पहले तो आपको बताया था रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान के बाद आप लोगों से हमने बताया था कि रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, उसकी बात हुई थी। इसके बाद आप लोगों को बताया था पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के बाद बताया था कि मास द्रव्यमान क्या होता है, और इसके बाद आयतन की बात हुई थी। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, आज हम लोग बात करते हैं पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, पदार्थ में मुख्यतः दो प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। क्लियर। अब हम लोग आज बात करेंगे उसके कुछ भौतिक गुणों के बारे में। देखो, भौतिक गुणों के बारे में बात करें तो माना जाता है जो प्रत्येक पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो इस ब्रह्मांड में, कोई भी पदार्थ दिया गया हो, वो सभी क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझाने की, देखो थ्योरी जो है वो आपको जो स्क्रीन पे दी गई है इसी को आपको लिखना है। लेकिन हम जो समझाने की कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए, आप उसका मतलब समझे कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। साइंस का मतलब ही है क्यों। तो आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ गया क्यों होता है, और क्लास 9th को आप अच्छे से समझ लिया, तो आगे की क्लासें उतनी ही आसान होती चली जाएंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के या पदार्थों के कणों पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, या आप कह सकते हैं भौतिक गुणों के आधार पर आज पदार्थ की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कह रहा है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अच्छा, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, आपने कैसे जाना कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? तो आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाएं कि होता क्या है कि जैसे जब लकड़ी होती है, लकड़ी को अगर हम काटें तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण बुरादा निकलते हैं, और उसको पीसा जा सकता है, महीन किया जा सकता है, आपको पता है। जैसे लोहे को ग्राइंडर से काटते हैं, जहाँ लोहे के कारखाने में जहाँ लोहे का काम होता है, वहाँ मैग्नेट लेके जाइए तो उसमें छोटे छोटे उसके कण चिपक जाते हैं लोहे के। वो सब क्या होता है, क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो लोहे को आकर्षित करता है, तो वो छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं। किसी भी पदार्थ की लीजिए, ये प्लास्टिक भी जो है ये छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर, ये ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक पूरी है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है प्लास्टिक। ठीक है, उन कणों को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। क्यों जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, यह भी आपको पता चलेगा कि क्यों जुड़े होते हैं। ठोस के कण ज़्यादा पास पास होते हैं क्योंकि उनके बीच एक बल कार्य करता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने समझा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। साथ में रिपीट करेंगे तो बताइए, पहला जो भौतिक गुण होता है वो क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्लियर। दूसरे की बात करें तो जो ये कण होते हैं, इनके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। छोटे छोटे कणों के बीच क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे आप कह सकते हैं कि पदार्थ के, या हमने आपको कैसे बताया कि, या वैज्ञानिक ने जिसने बताया तो उसने ये कैसे बताया कि प्रत्येक पदार्थ में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो देखो, एक हम लोग लेते हैं छोटा सा ग्लास, ठीक है, एक ये छोटा सा ग्लास है, और थोड़ा गड़बड़ है तो आप अपने हिसाब से समझ लेना। इसमें क्या है, आप वाटर भर दीजिए। क्या भर दीजिए? जल। इस गिलास में आपको जल भर दिया गया इस प्रकार। ये आप घर में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार क्या किया गया, जल भर दिया गया। जल भरने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एक निशान मार लेंगे, जहाँ तक वाटर भरा है, फिल है, वहाँ पे निशान मार लेंगे। ठीक है, किसी स्केच से, मार्कर से वहाँ पे क्या करेंगे, निशान लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे शुगर या चीनी मिलाएंगे। चीनी इसमें डालेंगे, छोटी थोड़ी सी इसमें चीनी डाल देंगे। ठीक है, जैसे शरबत बनाते हैं उस हिसाब से इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे।
जब चीनी डालेंगे थोड़ी सी, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी सी डालना है। थोड़ी सी चीनी डालने के बाद देखेंगे कि ये जो निशान जहाँ था, वाटर इस लेवल पे था, इस निशान तक, वो अभी भी यहाँ पर ही है। मतलब ये वाटर बढ़ना, जबकि इसमें कुछ मिलाया गया, और जब मिलाया जाता है तो इसका लेवल क्या होना चाहिए, बढ़ना हो चाहिए, पानी ऊपर तक जाना चाहिए। लेकिन ऐसे जबकि इसमें पानी डाल दें तो क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चीनी के मिलाने के बावजूद भी जहाँ तक पानी था वो वहीं तक रहा। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि इनके बीच रिक्त स्थान है, जो चीनी हमने डाला उसी रिक्त स्थान के बीच भर गई। क्लियर हुई ना। तो पहला लक्षण क्या था, पहला गुण क्या था, भौतिक गुण या इसका अभिलाक्षण लाक्षणिक गुण, तो वो क्या था, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। रिपीट कीजिए आप लोग हमारे साथ, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और दूसरा गुण क्या था, प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच या प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो क्या कहलाता है, अंतरा आणविक स्थान कहलाता है। तो क्लियर हुआ बच्चों। पहला क्या था गुण, पहले में बात करें फर्स्ट पॉइंट में, तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और दूसरे में इन कणों के बीच या पदार्थ के कणों के बीच एक क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान या आकाश कहते हैं। और उसके हिसाब से उसको समझा, आपको हमने प्रूव कराया कि क्या होता है, अंतरा आणविक स्थान होता है। छोटे छोटे कणों के बारे में समझ में आ गया कि आपको लोहे का और लकड़ी का हमने एग्जाम्पल दिया। क्लियर। अब देखो इसके बाद बात करें, इसके बाद जो थर्ड नंबर की बात करें, कहता है प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, गति कर, पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। कैसे पता चलेगा कि निरंतर गति करते रहते हैं, तो देखो आप क्या कीजिए, या आप जनरली आप समझना है तो आप क्या कीजिए, जब हम रूम में धूप बत्ती या कुछ डालते हैं तो क्या होता है, वो पूरे रूम में फैल जाता। धूप बत्ती जलाते हैं, जब हम धूप बत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, या अगरबत्ती आप जलाते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है एक जगह जलाई जाती है लेकिन पूरे में फैल जाती है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो क्या है, एयर की तरीके होती है, और वायु क्या होती है, गति करती रहती है। और वायु भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। तो जब वो गति कर रही है तो उसके साथ उसकी महक भी क्या हो रही है, गति कर रही है। या जैसे आप स्प्रे डालते हैं, तो जब स्प्रे डालते हैं तो आसपास भी उसकी महक फैलती है। क्यों, क्योंकि वायु के कण गति कर रहे हैं, और वायु क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, इस प्रकार गति करते रहते हैं। इसमें समझना है तो इसमें क्या कीजिए, एक और अगर हम यहाँ पे कोई इंक डाल दें, ब्लू इंक, इसमें इंक डालें, आपने देखा होगा किसी भी प्रकार की इंक डाल दें इसमें जल में, तो क्या होगी, यहाँ पे डालेंगे तो धीरे धीरे करके वो पूरे पदार्थ में फैल जाएगी इस प्रकार। तो यहाँ की कण अगर गति ना कर रहे होते तो केवल उतनी कण में चपकती, लेकिन क्या होता है कि वो गति कर रहे हैं तो पूरे पदार्थ में धीरे धीरे यहाँ के स्थान को, यहाँ के पदार्थ कण इधर जा रहा है, चारों तरफ कण भाग रहे हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ की जो इंक के टच में है वो इधर गया तो धीरे धीरे पूरे पदार्थ में फैल जाती है। इससे हमें पता क्या चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति करते हैं। इनकी जो गतिज ऊर्जा का क्रम होता है, गतिज ऊर्जा का क्रम जो होता है वो सबसे अधिक किसकी ऊर्जा होती है, ठोस की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। या ऐसे लिख सकते हैं, वायु की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव की होती है, और उसके बाद ठोस की होती है। अर्थात ठोस के कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। रिक्त स्थान की बात करें तो ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है, द्रव में उससे अधिक होता है, और गैस में उससे भी अधिक पाया जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे, देखो अब 3 पॉइंट पढ़ा, फिर से एक बार समझेंगे। जो पदार्थ के भौतिक अभिलक्षण की बात करें उनमें से नंबर 1 क्या था, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, पहला। दूसरा था प्रत्येक पदार्थ के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान या क्या कहते हैं, आकाश कहते हैं। क्लियर। उसको भी आप लोगों ने प्रूव किया था पीछे जब हमने चीनी वाला एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद यदि बात करें तो प्रत्येक पदार्थ के कण क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। समझे, गति करते हैं। इसको आपको हमने समझाया अगरबत्ती और धूप बत्ती स्प्रे के एग्जाम्पल लेके, और इसमें इंक डाल के आपको समझाया कैसे होता है। और इनकी जो गति ऊर्जा का क्रम होता है वो क्या होता है, वायु की गति ऊर्जा सबसे अधिक, द्रव की उससे कम, और ठोस की उसके कम। ठीक है, सबसे कम किसकी होती है, ठोस की। इसके बाद थर्ड पॉइंट की आप हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में जब बात करेंगे तो प्रत्येक पदार्थ में जो होता है,
प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ के जो कण होते हैं, ये जो कण है छोटे छोटे, इनके बीच क्या होता है, जो प्रत्येक पदार्थ कण है इनके बीच एक बल कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल बोलते हैं। अब अंतरा आणविक बल के क्रम की बात करें, अंतरा आणविक बल के क्रम की, तो इसका जो क्रम होता है सबसे ज़्यादा किसमें बल कार्य करता है, ठोस में। ठोस के बल में सबसे ज़्यादा अंतरा आणविक बल होता है ठोस के कणों के भी। इसके बाद किस में काम करता है, द्रव में, और इसके बाद किस में काम करता है, वायु में। वायु में काम करता है। क्लियर। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच जो होता है वो एक बल कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल बोलते हैं। क्योंकि ठोस के कणों के बीच ये बल ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए उसके कणों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस में सबसे कम पाया जाता है। क्लियर बच्चों। इसके बाद देखो बात करें अगले पॉइंट की, तो कह रहा है प्रत्येक जो पदार्थ के कण होते हैं वो दूसरे कणों से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। दूसरे कणों में, दूसरे पदार्थ के कणों में क्या होते हैं, घुल जाते हैं या मिल जाते हैं। और किसी कणों का आपस में अपने आप दूसरे पदार्थ में मिल जाना, अपने आप दूसरे पदार्थ में मिल जाना, जैसे इसमें इंक डाली थी तो वो अपने आप क्या हुई, घुल गई। घुलते ठोस भी मिल जाते हैं लेकिन ठोसों में कम होता है। क्लियर। जैसे चाक, ये इसमें इंक है, इसमें हमने जोड़ दिया तो क्या हो गई, इसमें मिक्स हो गई, इसके कणों से क्या आकर्षण बल से जुड़ गई। तो होता क्या है कि जैसे इसमें शुगर डालें, जब हम शरबत बनाते हैं तो क्या होता है, उसके पदार्थ के कण, और ये जल था, शुगर अलग थी, इसका ये जल था, तो जल के कण क्या हुए, शुगर में मिल गए। मतलब शुगर के जो कण थे, चीनी के जो कण थे, वो किस में मिल गए, जल में। और जब जल में मिल गए तो आपस में मिक्स हो गए। मतलब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिल जाते हैं। चीनी डाला, उसको डाला, धीरे धीरे अपने आप मिल जाएगी। ठीक है। और एक पदार्थ के या किसी पदार्थ के कणों का स्वतः दूसरे पदार्थ के कणों में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। एक पदार्थ के कणों का स्वतः दूसरे पदार्थ के कणों में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है। ये किसमें हो गया, 5th नंबर पॉइंट में। फिर से एक बार पॉइंट को सभी को रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि प्रत्येक पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, फर्स्ट में बताया था। दूसरे में आपको बताया था कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और ये पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बीच एक रिक्त स्थान, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरे में बताया था कि क्या होता है, कणों के बीच, इन कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणुक स्थान बोलते हैं। थर्ड में आपको हमने बताया कि क्या होता है, प्रत्येक जो ये कण होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। कण क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। जो बताया था इंक को डालेंगे, या आपको धुएं वाला धूप बत्ती वाला समझाया एग्जाम्पल। इसके बाद जो 4th में समझाया वो आपको बताया कि इनके बीच एक बल कार्य करता है, कणों के बीच एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल बोलते हैं। इसके बाद आपको बताया कि ये क्या होता है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिल जाते हैं, कण मिल जाते हैं। तो और एक पदार्थ के कण का दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्लियर। दूसरी चीज, ताप के बढ़ाने पर जो विसरण की क्रिया होती है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी चीज़ को गर्म पानी में शहद डालें तो आसानी से वो जल्दी मिक्स हो जाएगा, जबकि ठंडे पानी में इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ताप के बढ़ने पर विसरण की क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर बच्चों। तो ये बात हो गई किसके, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण की। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं सबके सब, आपको जिससे बहुत अच्छे से याद हो जाए। कह रहा था पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, या कह रहा था भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों की हम क्या करेंगे, पदार्थ के गुणों की चर्चा करते हैं। नंबर 1 में बात करते हैं। तो नंबर 1 में क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर। और नंबर 2 में प्रत्येक पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, जिसको हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं या आकाश कहते हैं। इसके बाद नंबर 3, आकाश मतलब स्पेस होता है, स्पेस का मतलब ये होता है स्थान।
इसके बाद बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर कहता है कि ये कण क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं और इनकी गति ऊर्जा का क्रम बताया था कि गैस में से गति ऊर्जा क्रम सबसे अधिक, ठोस द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम होता है इनकी गति। फिर उसके बाद बताया था प्रत्येक पदार्थ के जो कणों के बीच एक बल कार्य करता है, इसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। ठोसों में यह बल ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए उसके कण क्या होते हैं, ज़्यादा एक दूसरे के समीप होते हैं। गैस में यह क्रम क्या होता है, थोड़ा कम होता, ये बल जो होता है थोड़ा कम प्रबल होता है ठोसों की अपेक्षा, और द्रव गैस में सबसे कम प्रबल होता है बल, ठीक है, अंतराणविक बल, इसलिए उसके कण ज़्यादा दूरी पर होते हैं। फिर इसके बाद कण ये क्या होते हैं, मिल जाते हैं। एक पदार्थ के कणों को दूसरे के पदार्थ के कण में स्वतः मिल जाते हैं, और एक पदार्थ के कण का दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण की क्रिया क्या होती है, ताप पर निर्भर करती है। ताप के बढ़ाने पर विसरण की क्रिया बढ़ जाती है और ताप के घटाने पर विसरण की क्रिया घट जाती है। तो ये बात हो गई किसके, पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण की। इतना आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखो अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, द्रव की भौतिक अवस्थाएं या पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। क्या डालेंगे हेडिंग, द्रव की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य या पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी, भौतिक अवस्थाओं की। ठीक, अब देखो भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो ये द्रव जो होता है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। इनकी भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो ये माना जाता है कि पदार्थ जो होता है वो 3 प्रकार के अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो होती हैं द्रव की या पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। लिख लेंगे मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में आता है ठोस। नंबर 2 की बात करें तो आता है द्रव, और नंबर 3 की बात करें तो क्या आता है, गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनकी और अवस्थाएं होती हैं, जरूरी नहीं केवल इतनी अवस्थाएं, इनकी और अवस्थाएं होती हैं जिनको प्लाज्मा कहते हैं, बीईसी कहते हैं। बीईसी बताएंगे आपको, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। तो लेकिन अभी मुख्यतः आपको जो ज़रूरत है इस सिलेबस में वो आपको केवल ठोस, द्रव और गैस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप लोग पहले तो इनको नोट करेंगे, 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग नंबर डालेंगे ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था क्या होती है, तो देखो ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था में बात करें तो इनको देखो अभी मुख्य चीज़ें 2 बता रहे हैं, आयतन और, ठीक है, इसका आकार। तो ठोस का जो होता है वो आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। यह भी निश्चित है और यह भी निश्चित है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे बात करें, यह मार्कर है, ठोस है, इसका आकार क्या बदल रहा है, नहीं बदल रहा है ना, ये ठोस हो गया। ठीक है, आप सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन ठोस होता है, क्या आकार बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, तो और आयतन बता चुके हैं। आयतन क्या होता है कि उसके द्वारा जितना एरिया, जितना क्षेत्र घेरा जाता है, जो जगह घेरता है उसी को क्या बोलते हैं, आयतन होता है। तो ठोस जितना आयतन घेरेगा, जगह घेरेगा, वो उसका क्या होगा, आयतन होगा। क्लियर। तो आयतन और क्या नहीं बदलता है, इसका आकार दोनों नहीं बदलते, दोनों फिक्स होते हैं किसमें, ठोस में। बात समझ में आई आयतन और आकार से। ठीक है, जैसे ये बुक ठोस है तो ये क्या रहेगी, इसका आयतन क्या है, फिक्स है। ठीक, अब बात करते हैं द्रव की। तो द्रव का तो जो होता है वो आयतन तो फिक्स है, आयतन तो क्या है, निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। आकार निश्चित नहीं है। आयतन तो निश्चित है किंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता। अब बात करें, देखो जैसे इसकी बात करें कि आयतन निश्चित और आकार निश्चित नहीं है, कैसे समझ में आया। तो आयतन जो होता है कि जैसे ये हमने लिया जग, इसमें हमने पानी भर दिया, इसका आकार क्या होगा, इस शेप का होगा। आयतन तो पता है कि इतना होगा आयतन, जितना इसमें पानी भरा हुआ है। क्लियर। अब यदि इसकी बात करें कि हम इसको क्या ले लें, इसमें एक शंकु में डाल दें, एक शंकुआकार शेप में डाल दें हम लोग, कुछ इस टाइप में, इसमें पानी जल डाल दें।
तो क्या ये जल की मात्रा इसमें कम ज़्यादा होगी? ये पूरा पानी इसमें डाल दिया तो इसका आयतन तो फिक्स रहेगा, लेकिन अब आकार क्या हो जाएगा, जब इसमें जल डाला जाएगा तो जल का भी आकार शंख के आकार का हो जाएगा। पहले इस जग के आकार का था, अब किसके आकार का हो जाएगा, इस शंख के आकार का हो जाएगा। लेकिन जितना वाटर इसमें था वो उतना ही इसमें रहेगा, मतलब पानी की मात्रा या जल की मात्रा चेंज नहीं होगी। तो आयतन तो नहीं बदला, जितना इसमें था उतना इतने इसमें, क्लियर। लेकिन आकार बदल गया। आकार कैसा हो गया, जिस बर्तन में या जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार, जब इसमें डाला गया इसके आकार का था, शंख में डाला गया शंख के आकार का हो गया। तो अर्थात द्रव में आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस में जो होता है, इसके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, अंतराणु स्थान, वो बहुत ही कम होता है। अंतराणु बल जो होता है वो बहुत ही प्रबल होता है। इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठोस द्रव व गैस की अपेक्षा कम होती है। इसमें क्या होता है, द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। थ्योरी आपको स्क्रीन में लिखी है, उससे लिखना है। और आयतन निश्चित लेकिन आकार निश्चित नहीं है। जिस पात्र में रखे जा रहे हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेना, तो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इनके बीच जो अंतराणु बल होता है वो गैस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अंतराणुविक स्थान, इनके बीच जो इनके कणों के बीच जो कार्य करने वाला अंतराणविक बल होता है, अंतराणविक बल वो ठोसों में सबसे प्रबल होता है। अंतराणविक बल इसमें क्या होता है, उससे कम होता है, क्लियर। और द्रवों की गैस की अपेक्षा इसमें क्या होता है, अधिक होता है। अब बात करें गैस की, तो गैस की अगर हम बात करें, इसमें आकार और आयतन की, आयतन और आकार, इसमें क्या होता है, ना तो आयतन निश्चित है, आयतन भी निश्चित नहीं है, और ना ही आकार निश्चित है। ना तो आयतन निश्चित है और ना ही आकार निश्चित है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहें हम, तो आप क्या कीजिए कि अगर धूप बत्ती को आप जलाइए या अगरबत्ती को आप जलाइए, उसको चारों तरफ से बंद कर दीजिए, ठीक है, किसी टब में या कुछ। उसकी जो महक होगी वो क्या होगी, केवल उतने तक ही सीमित हो जाएगी, पूरी वो ख़त्म हो जाएगी। और जबकि उसको क्या किया जाए, अगर उससे छोड़ दिया जाए और ऐसे जलाया जाए तो पूरे में फैल जाएगी, क्योंकि गैस क्या हो रही, पूरे में फैल रही है। तो गैस का ना तो आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है, क्लियर। इसका आकार ये कितनी एरिया ग्रहण करेंगे, मतलब थोड़ी सी गैस हो, थोड़ी सी गैस को हम लेके उसको अगर हम एक छोटे से बर्तन में रखें तो उस पूरे बर्तन में भर जाएगी, उसका पूरा एरिया ले लेगी। और यदि हम उसको क्या करें, एक रूम में छोड़ दें तो पूरे रूम में घूमने लगेगी, समझ रहे हैं ना। उससे थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा इस महक से, क्योंकि महक तो पूरे वायु में मिल रही है। लेकिन ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी बर्तन को में लें, थोड़ी सी गैस ले लें और गैस को क्या करें, एक बर्तन को बिल्कुल खाली हो, वैक्यूम हो, मतलब उसमें कोई गैस ना हो, उसमें यदि हम भर दें तो वो छोटे से बर्तन का पार्ट ले लेगी। ये एक हम बड़ा सिलेंडर लें और थोड़ी सी गैस दे दें तो उसका आयतन ले लेगी, उसके पूरे आयतन में वो फैल जाएगी। थोड़ी थोड़ी होगी, कण दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन पूरा आयतन ले लेगी। और आकार भी किसका ले लेगी, उसी का आकार ले लेगी जिस बर्तन में डाला जाएगा। तो इसका ना तो आयतन निश्चित है ना ही आकार निश्चित है। इसके कणों के बीच जो गति ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है गैस के अणुओं के बीच। इसके बीच जो रिक्त स्थान होता है, अंतराणविक स्थान, इसके कणों के बीच वो सबसे कम होता है। इनके बीच कणों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है, कौन सा बल, अंतराणविक बल, वो भी सबसे कम होता है। तो ये बात हो गई गैस की। तो ये हो गई गैस की पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में बात करें तो पहली कौन सी है, ठोस, दूसरी कौन सी है, द्रव, तीसरी कौन सी है, गैस। अगर ठोस की बात करें तो ठोस में क्या होता है, ना तो ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है, इनके कणों के बीच, जिसको अंतराणविक स्थान कहते हैं, वो सबसे कम होता है। इनके बीच कार्य करने वाला अंतराणविक बल जो होता है इसके कणों के बीच, वो सबसे अधिक प्रबल होता है, स्थान सबसे कम प्रबल। इनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो सबसे कम होती है। द्रव की बात करें तो इसका क्या है, आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, क्लियर। जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का स्थान ले लेते हैं। बात करें इसके क्या, इसके अंतराणविक बल की, तो ठोस की अपेक्षा कम, गैस की अपेक्षा अधिक होता है। इसके कणों की गति ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, ठोस से कम होती है और गैस से अधिक होती है। इनके कणों के बीच जो अंतराणविक स्थान, वो भी आपको समझा दिया। इसके बाद बात करें गैस की, तो गैस में क्या होता है, ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, क्लियर। और इनके बीच की जो कणों की गति ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है।
और इनके बीच जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है वो भी सबसे अधिक होता है। क्लियर बच्चों? तो ये हो गई गैस की पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। इतना आपका कंप्लीट हो गया, इतना आप लोग नोट करें सबसे पहले। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग तरल। तरल डालेंगे हेडिंग। अब देखो समझो ये तरल क्या होता है। तरल, तरल का मतलब होता है बहना। अच्छा, बहने का गुण किस में होता है? ठोस और गैस और द्रव में। ठीक है, जैसे जल हो गया। द्रव का मतलब, द्रव कैसे जानेंगे कौन से द्रव हैं? तो द्रव एक होता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या है? पदार्थ। और द्रव का मतलब है जैसे जल, पेट्रोल, ठीक है, कोई सी भी प्रकार का ऑयल, ठीक, ये सब क्या है? द्रव है। तो द्रव और द्रव में समझ में आया? द्रव क्या है? पदार्थ है जिसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। और द्रव क्या है? जैसे जल, पेट्रोल, ठीक है, ये सभी क्या है? द्रव है। तो तरल की बात करें कि तो प्रत्येक जो द्रव और जो क्या होता है? द्रव होता है। द्रव और गैस, इनमें क्या होता है? बहने का गुण होता है। ये क्या है? बहते हैं। द्रव जो होता है वो क्या होता है? ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है। जबकि गैसें जो होती हैं वो सभी दिशाओं में बहती हैं। और इनमें जो ये बहने का गुण होता है इसको क्या बोलते हैं? तरलता बोलते हैं। इनका ये बहने का गुण ही क्या कहलाता है? बहने का गुण, बहने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? वो तरलता कहलाता है। क्लियर? तो तरल क्या होते हैं? गैस, किसमें? गैस और द्रव में बहने का गुण होता है। ये क्या होते हैं? ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। और इनसे क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? तरल पदार्थ कहते हैं। क्लियर? इनका ये जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? तरलता कहलाता है। क्लियर हो गई? तो तरल समझा आपने। इसकी बात करते हैं संपीडता की। तरलता की बात किसकी बात करते हैं? संपीडता की है। संपीडता क्या है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? संपीडता। तो संपीडता का मतलब होता है दबाना किसी चीज को। संपीडता, कॉम्प्रेस्ड। तो आपको पता है कि जब संपीडता की हम लोग बात करें तो क्या होता है? कौन सा सबसे ज़्यादा संपीड होता है? मतलब किसको सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है? गैसों को सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है। ठोसों को बहुत कम दबाया जा सकता है। और द्रव को ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा दबाया जा सकता है और गैसों की अपेक्षा कम। इसका मतलब सबसे ज़्यादा संपीड कौन है? सबसे ज़्यादा संपीड गैस है। और जो ठोस है वो सबसे कम संपीड है। वही है कि पदार्थों में वो दबाने की क्षमता जो होती है उनकी क्या कहलाती है? संपीडता कहलाती है। पदार्थों के जो दबाने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? संपीडता कहते हैं। समझ में आया? पदार्थों की दबाने की क्षमता क्या होती है? संपीडता कहलाती है। ठोसों की अपेक्षा द्रव और गैसों में क्या होता है? गैसीय अवस्थाओं को अधिक दबाया जा सकता है। गैस की संपीडता सबसे अधिक होती है और ठोस की संपीडता सबसे कम होती है। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए। लगातार वीडियो जितना जिस दिन पढ़ाया जाए उसको उसी दिन कंप्लीट करते रहे। कहते भी हैं कि सफलता उसको ही मिलती है, टॉपर वही होता है जो नियमित पढ़ता है। ज़रूरी नहीं कि एक दिन आपने 15-20 घंटे पढ़ लिया, बस आप नियमित पढ़ते रहें। जितना आपको पढ़ाया जाए उसको आप 100% उसी दिन कंप्लीट करें, आप ज़रूर टॉप करेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।